सो गाइज वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरपीआर एकेडमी। आई होप आप अच्छे से होंगे इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो कहते हैं हम खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों का, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों का, जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह ज़मीं पे गिर जाने का। हमेशा ध्यान रखिए अपने जीवन में अगर आपको सफल होना है तो दो चीज़ों का हमेशा साथ लेके चलिए, दो चीज़ों को हमेशा साथ लेके चलिए। और पहला चीज़ है इरादा और दूसरा चीज़ है कंसिस्टेंसी इन एजुकेशन। ठीक है, तो जो इरादा है, इरादे का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, चाहे वो सिचुएशन कितना भी कठिन क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप उसको कर रहे हो, हर हाल में कर रहे हो, तो वो आपका इरादा है। और दूसरा आपका है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि किसी भी चीज को आप एकदम कंसिस्टेंटली कर रहे हो, उसमें कहीं भी कोई भी चीज को आप पीछे नहीं कर रहे हो। जैसे सपोज करो आपने आज पढ़ाई किया और उसके बाद आपने 4 दिन रेस्ट कर लिया, रेस्ट करने के बाद फिर 5वें दिन स्टार्ट किया, तो ये पढ़ाई की कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती। ऐसे आप सफल नहीं हो सकते। उसके लिए जरूरी है आपने 1 घंटे आज पढ़ाई किया, फिर से कल ऐसे ही 1 घंटे पढ़ें और ऐसे रोज पढ़ें। ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी लाइफ में कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, आप फुल डिटर्मिनेंट्स के साथ उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम फिर से आपके साथ हाजिर हैं और आज हम आए हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो कि हमारा चैप्टर है डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और वो है डिजायर, वांट एंड डिमांड। ठीक है, ये देखने से एक जैसे वर्ड लगते हैं बट बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इनका बहुत वैल्यू है और इन बहुत ही अलग ढंग से आपको दिखेंगे। ठीक है, पहली चीज है डिजायर। डिजायर का मतलब है कि कोई ऐसा कंज्यूमर है जिसके पॉकेट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, या मान लो कि उसके पास 200 रुपए का नोट है और वो एक कार से घूमना चाहता है या कार खरीदना चाहता है। क्या यह पॉसिबल है? बिकॉज ही डजेंट हैव एनी एबिलिटी टू परचेज। ठीक है, दैट मीन्स इट वर्क्स एज अ डिजायर। ठीक है, जो भी वो चीज सोच रहा है वो उसका डिजायर है, उसे फुलफिल वो नहीं कर सकता। सेकेंड है आपका वांट। ठीक है, वांट मतलब लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। कैसे? इसमें दो चीजें पॉसिबल है, पहली चीज है एबिलिटी और दूसरी चीज है इसमें विलिंगनेस। ठीक है, एबिलिटी कब हो जाएगी, विलिंगनेस कब हो जाएगी? जब वही सेम कंज्यूमर को सपोज करो कोई लॉटरी लग गया। ठीक है, उसे किसी तरह का कोई लॉटरी लग गया और उस लॉटरी में उसे 5 लाख का एक चेक मिल गया। अब ऐसे सिचुएशन में वो बंदा कार खरीद सकता है। ठीक है, कार खरीदने की क्षमता हो गई, उसके पास एबिलिटी हो गई, कार खरीदना ऑलरेडी चाह रहा था, विलिंगनेस भी है, तो ये उसका वांट है। ठीक है, बट डिमांड इज लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। ठीक है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ वांट। ये एक्सटेंशन है वांट का ही, इसमें दो चीजें और एडअप हो जाएंगी, और वो पहली चीज है प्राइस एंड सेकेंड है टाइम पीरियड। ठीक है, किसी भी कमोडिटी को जब हम डिमांड करते हैं तो उसमें हम दो चीजों को हमेशा ध्यान रखते हैं। पहली चीज है प्राइस, हमेशा प्राइस के ऊपर ध्यान रखते हैं, और दूसरा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही उसको हम डिमांड करते हैं। सपोज करिए कि अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस की, मार्केट में गए किसी चीज को खरीदने के लिए, तो हम किस चीज की बात करते हैं? किसी भी कमोडिटी को खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, उसके प्राइस को पूछते हैं दैट व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। और दूसरी चीज हम जो हमेशा ध्यान रखते हैं वो है टाइम पीरियड। किसी भी चीज को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही डिमांड ज्यादा करते हैं। जैसे सपोज करिए कि अभी रेनी सीजन है, तो अभी रेनी सीजन में आपके पास अम्ब्रेला का डिमांड ज्यादा होगा, आपके पास अभी रेनी कोट्स का डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप अभी स्वेटर खरीदने जाएंगे तो स्वेटर का डिमांड बिल्कुल भी कम होगा। ठीक है, या नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिमांड में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी ये 2 चीज आपने देख लिया, और 2 चीज को हम समअप करेंगे वांट से। सो दैट मीन्स कि इसमें आपको मिलेगा एबिलिटी, ठीक है, सेकेंड विलिंगनेस, ठीक है, थर्ड इज प्राइस, एंड लास्ट इज टाइम पीरियड।
एक और जो जरूरी चीज है जो होना चाहिए, दैट मीन्स इट इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, भाई हम कमोडिटी ही तो खरीदने गए हैं या कमोडिटी की ही तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की ही को भी हम इसमें एडअप कर लेते हैं। तो अगर ये 5 चीजों को समाप्त करके अगर हम एक डेफिनेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हमारा डेफिनेशन कैसा होगा? अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन अच्छा लगा हो। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which a consumer is willing and able to purchase with a definite price at a particular point of time, that is called demand। अब हम कभी कभी होता क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो डिमांड है वो कितने तरह का होगा। जनरली हमारा डिमांड इंडिविजुअल डिमांड होता है और मार्केट डिमांड होता है, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिमांड में, मार्केट डिमांड में, ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू? डिमांड, मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। देखिए मार्केट डिमांड और एग्रीगेट, ये डिमांड, मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड, इट इज अ एक्चुअल डिमांड, ओके, व्हाइल एग्रीगेट डिमांड इज अ ex ante demand or it is a planned demand which the economy is planning to buy, ठीक है। ये डिफरेंस है। इसके अलावा दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब हम किसी सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो बोलते हैं, और जब हम एग्रीगेट या होल की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और ये जो पार्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। जब कोई एक सिंगल कंज्यूमर, ठीक है, एक सिंगल कंज्यूमर किसी एक सिंगल कमोडिटी की बात करे या खरीदने की बात करे या खरीदे तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, which one consumer is willing and able to purchase at a particular price within a given period of time, that is called individual demand, ठीक है। यहां पे क्या है, मार्केट डिमांड में जब सारे के सारे कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी की बात करें, ठीक है, एंड ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड। लेकिन इसमें भी बात किसकी हो रही है? सिर्फ सिंगल कमोडिटी की ही बात हो रही है, लेकिन सारे कंज्यूमर खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इट इज मार्केट डिमांड, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जब सारे के सारे कंज्यूमर, ठीक है, यानी हर एक सेक्टर के कंज्यूमर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन सेक्टर हो, चाहे वो इंडिविजुअल सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सारे के सारे सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं सारे के सारे कमोडिटीज को खरीदने के लिए एक साल के अंदर, तो इसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। दैट इज वाई इसको हम रखे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। So this is the difference between demand, market demand and aggregate demand. Now come to our topic, जिसमें हमने शुरू में बात करने की सोची थी और वो था हमारा determinants, ठीक है। So determinants means the factors on the basis of which your demand can be changed, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे डिमांड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स की हम बात करेंगे जो हमारे डिमांड को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। कैसे? ये आपका जो पहला जो टॉपिक है इसको हम मेन फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन फैक्टर, ठीक है। ये मेन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कमोडिटी के डिमांड को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज करिए किसी भी कमोडिटी का प्राइस, ये P डिनोट कर रहे हैं प्राइस, ये एरो ऊपर की तरफ मतलब हाई कर रहा है, ठीक है। किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटता है, एंड प्राइस घटता है तो उसका डिमांड
बढ़ता है। नॉर्मल सिचुएशन में समझिए, ऐसा क्यों? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड इसलिए घटता है क्योंकि उस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो सेटिस्फैक्शन होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए वो घट जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूटिलिटी में भी आपने पढ़ा कि कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। आपने ये देखा है कि किसी भी कमोडिटी का जो यूज होता है, यूजफुलनेस होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए, वही उसका यूटिलिटी है। तो जब किसी चीज को हम खरीदते हैं, ठीक है, उसका प्राइस अगर बहुत ज्यादा होता है तो वो हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन को हिट करता है, हमारे सेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करता है, इसलिए हम उसको कम खरीदते हैं। तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटता है बिकॉज सेटिस्फैक्शन हमारा घट जाता है, और प्राइस घटने पे हमारा डिमांड बढ़ता है क्योंकि हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी बढ़ जाता है। सो जो पहला हमारा मेन फैक्टर है वो था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, देयर डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये पहला फैक्टर था। दूसरा जो फैक्टर हमारा है वो है प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स, देखिए प्राइस रिलेटेड गुड्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी गिवन गुड्स के डिमांड को चेंज कर सकता है। गिवन गुड्स का मतलब जो अभी करेंट में आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं। सपोज करिए कि आप अभी टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या डिफरेंस है सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में? देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट वन अनदर, ठीक है, while complementary goods are those goods which can be used all together. Substitute goods ऐसे गुड्स होंगे जिनको हम आसानी से एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, these are substitute goods. ठीक है। सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कैन बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट और विच कैन बी यूज्ड ऑल टुगेदर, जैसे कि टी एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर, बाइक एंड पेट्रोल। ये ऐसे कमोडिटीज हैं जिनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एक साथ यूज करते हैं। अब देखिए, अगर आप एक चीज समझ जाएंगे तो आसानी से दूसरी चीज को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए गिवन गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गिवन गुड्स क्या है और उसके कंपैरिजन में जो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो क्या है। ठीक है, गिवन गुड्स मतलब जिसको आप यूज कर रहे हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब बगल में, ठीक है, मार्केट में उस चीज में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि आप अभी टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, टी रोज चाय पीने जाते हैं, 10 रुपए का आप चाय पीते हैं। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो सकता है? इसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है कॉफी। ठीक है, इसका जो सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो है कॉफी, इसको हम कॉफी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मान लो कॉफी का भी प्राइस ₹10 है। अगले दिन आप चाय पीने गए और वहां पे आपको एक लिटिल चेंज दिखा। क्या चेंज दिखा? टी का जो प्राइस था वो 10 ही था, लेकिन कॉफी का जो प्राइस था वो ₹5 हो गया। ठीक है, ये देखिए, जो आप चीज रोज यूज करते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मार्केट में दूसरी जो चीज थी जिससे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे उसका प्राइस घट गया। इसका और भी एक एग्जांपल है कोक एंड पेप्सी ले लेते हैं। ठीक है, कोक एंड पेप्सी ये भी एक जैसे कमोडिटीज हैं। आप कोक 10 में रोज खरीदते थे, पेप्सी का भी प्राइस 10 ही था, भले आप उसको प्रेफर नहीं कर रहे थे।
अगले दिन कोक खरीदने गए, उस दिन पेप्सी का प्राइस 5 था। किस चीज को प्रीफर करेंगे आप, कोक को या पेप्सी को, या फिर टी को प्रीफर करेंगे या कॉफी को? ये एक लिटिल चेंज है और इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होता है, चेंज होता है, तो हमारा जो गिवन गुड्स का डिमांड है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे हमारा ये आपका कॉफी है, ₹5 हो गया है और करंट में आप टी यूज कर रहे हैं, तो ये रिलेटिवली क्या हो गया है, चीपर हो गया है, सस्ता हो गया है, जिसकी वजह से हम करंट गुड्स को क्या करते हैं, खरीदना कम कर देते हैं और हमारा जो डिमांड है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बदल जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, सपोज करिए कि आप पेट्रोल ले लीजिए। ठीक है, पेट्रोल, मान लीजिए कि आप बाइक खरीदने गए और बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा है तो आप बाइक नहीं खरीदेंगे, और बाइक नहीं खरीदेंगे तो भैया आप पेट्रोल क्यों खरीदेंगे? ठीक है, पेट्रोल का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर बाइक का प्राइस घटता है तो ऐसे सिचुएशन में जो पेट्रोल का डिमांड है वो बढ़ता है। यानी कैसा रिलेशन हो गया, देयर हैज बीन अ नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द गिवन गुड्स एंड द complementary goods, while there has been a positive relationship existing between the given goods and the substitute goods। देखिएगा ध्यान से, फिर से देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी था, कॉफी था। ठीक है, कॉफी का प्राइस घट गया, कॉफी का प्राइस घटा तो टी का जो डिमांड है वो भी घट गया। कॉफी के प्राइस घटने से जो टी का डिमांड था वो घट गया, कॉफी के प्राइस बढ़ने से टी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। कैसा रिलेशन है, देयर हैज बीन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द गिवन गुड्स एंड द सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरी तरफ अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो हमने बाइक और पेट्रोल लिया था। ठीक है, तो पेट्रोल एंड बाइक की अगर हम बात करें, बाइक का प्राइस बढ़ने पे, व्हेन द प्राइस ऑफ बाइक विल इंक्रीज, the demand of petrol will decrease. When the price of bike will increase, demand of petrol will decrease and vice versa। ठीक है, बाइक का प्राइस घटेगा तो पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा, बिकॉज हम बाइक तभी चला पाएंगे जब उसमें हम पेट्रोल डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि देयर हैज बीन अ नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स and the given goods, and there has been a positive relationship existing between the substitute goods and the given goods। तो ये हमारे दो फैक्टर थे। अब हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड फैक्टर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी किसी भी कंज्यूमर का जो इनकम है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है उसके डिमांड को चेंज करने में। ठीक है, अब इसमें हम एक दो चीज पढ़ लेते हैं, एक नॉर्मल गुड और दूसरा इंफीरियर गुड। देखिए कोई इसका डिमार्केशन नहीं है कि कौन सा कमोडिटी नॉर्मल गुड है और कौन सा कमोडिटी इंफीरियर गुड है। ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का इनकम कैसा है। एट ए टाइम कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो उसके लिए जो नॉर्मल गुड का डिमांड है वो बढ़ता है, और कंज्यूमर का अगर इनकम घटता है तो एट ए टाइम जो इंफीरियर गुड का डिमांड है वो बढ़ जाता है। सपोज करिए कि अभी आप जो चावल यूज कर रहे हो, ठीक है, वो है मान लो 50 रुपीज kg व्हेन योर इनकम इज 20,000 पर मंथ। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी इनकम इंक्रीज कर गई और 50,000 हो गई। ठीक है, अब इनकम इंक्रीज करने की वजह से आपका जो अभी डिमांड था चावल का, जो 50 रुपीज kg था, वो शायद बढ़ सकता है और वो बासमती चावल पे जाके अटक सकता है जो 100 रुपीज kg है, नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं था कि वो आपका जो पहले चावल यूज करते थे जो 50 रुपीज kg था वो इंफीरियर क्वालिटी था। ठीक है, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गया जिसकी वजह से वो आपके लिए इंफीरियर क्वालिटी हो गया। ठीक है,
तो नॉर्मल सा फंडा है कि इनकम के बढ़ने पे हमारा जो नॉर्मल गुड का डिमांड है वो बढ़ता है और इनकम के घटने पे हमारा जो इंफीरियर गुड है वो बढ़ता है। ठीक है, तो कैसा रिलेशन होगा? देयर हैज बीन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द नॉर्मल गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देयर हैज बीन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द नॉर्मल गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, while there has been a negative relationship existing between the income of the consumer and the inferior good। ठीक है, इनकम के बढ़ने पे नॉर्मल गुड का जो डिमांड है वो बढ़ता है और इनकम के घटने पे नॉर्मल गुड का डिमांड घटता है। ठीक है, दूसरी तरफ इनकम के बढ़ने पे इंफीरियर गुड का डिमांड घटता है और इनकम के घटने पे इंफीरियर गुड का डिमांड बढ़ता है। आसानी से समझ पा रहे होंगे कि दोनों में कैसा रिलेशन हो रहा है। इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीसरा फैक्टर, तीसरा जो डिटर्मिनेंट है, ये भी आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑलवेज एंड ऑलवेज attached with habits, fashion and preference। ठीक है, किसी भी कंज्यूमर का, कोई भी कंज्यूमर जो होता है वो अटैच होता है अपने फैशन से, अटैच होता है अपने हैबिट से, अटैच होता है अपने प्रेफरेंस से। और जैसे सपोज करिए कि आप हमेशा फॉर्मल क्लॉथ्स प्रीफर करते हैं। ठीक, आपका यही टेस्ट था, आपका यही हैबिट था, इसलिए फॉर्मल कमोडिटीज का डिमांड ज्यादा था और कैजुअल कमोडिटीज का डिमांड आपके लिए कम था। आपका टेस्ट बदल गया, आपका प्रेफरेंस बदल गया, आपका हैबिट बदल गया। नाउ यू आर गोइंग टू प्रिफर कैजुअल क्लॉथ्स। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप कैजुअल क्लॉथ्स को प्रीफर करेंगे तो जो फॉर्मल क्लॉथ्स थे आप जिसको पहले यूज कर रहे थे, क्या उसका डिमांड वैसे ही रहेगा? डेफिनेटली नॉट, उसका डिमांड घटेगा। ठीक है, और कैजुअल कमोडिटीज का डिमांड बढ़ेगा क्योंकि आपका जो टेस्ट था वो चेंज हो गया है, जो फैशन था वो चेंज हो गया है, जो प्रेफरेंस था वो बदल गया है। तो कहीं ना कहीं टेस्ट और प्रेफरेंस भी आपके डिमांड को चेंज कर देता है। ठीक है, लास्ट आपका जो डिटर्मिनेंट है वो है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, ये आपका जो लास्ट आइटम है। ठीक है, लास्ट डिटर्मिनेंट है किसी भी डिमांड का। फ्यूचर में दे रहा है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, यानी फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है तो करेंट में, आज की डेट में उसका डिमांड क्या हो जाता है? घट जाता है। और फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस घटने वाला है तो आज के डेट में उसका जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब क्या है? सपोज करिए कि कल के डेट में आपको पता हो गया है कि कल के डेट में जो पेट्रोल का प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आज के डेट में 100 रुपीज है, मान लो कल के डेट में 120 होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मानना है। आज के डेट में इससे कोई मतलब नहीं कि आज के डेट में पेट्रोल का प्राइस ₹100 है, अभी भी ज्यादा है, फिर भी कोई मतलब नहीं है। ऑटोमेटिकली जो पेट्रोल पंप्स हैं उस पर बहुत ज्यादा लाइन लग जाएगा और पेट्रोल का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी का ठीक ऑपोजिट रेसिप्रोकल, मान लो कि कल पेट्रोल का प्राइस 80 होने वाला है और आज आपको पता है 100 है, तो ऐसे सिचुएशन में कल 80 होने वाला है तो आज आपका जो पेट्रोल का डिमांड होगा वो घट जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो हम डिमांड किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिमांड की। ये सारे के सारे फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर थे। ठीक है, तो एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं क्या क्या चीजें हमने सीख लिया। पहली चीज हमने सीखा कि व्हाट इज डिमांड। ठीक है, डिमांड मीन्स अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड डिमांड। इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिमांड में, मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि डिजायर में, वांट में और डिमांड में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हमने देखा कि
हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है वो कौन कौन से हैं जो हमारी डिमांड को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था जिसको हम मेन फैक्टर बोलते हैं, ये मेन फैक्टर है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, ये हमारा मेन फैक्टर है, इसलिए हमको ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद बाकी ये जो फैक्टर्स हैं ये सब के सब अदर फैक्टर्स कहे जाते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर अदर फैक्टर्स व्हाइल फर्स्ट वन इज द मेन फैक्टर। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर सिर्फ हम मेन फैक्टर में चेंज कराते हैं, बाकी सब चीज़ों को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम बाकी सब चीज़ों को चेंज कराते हैं, मेन फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको डिमांड और डिटर्मिनेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर कहीं से भी कोई भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया, kindly try to comment in the comment box. I'll always there for you. Thank you so much.